एक समाचार जिसे मीडिया ने जरा सा टच करके छोड़ दिया। वो खबर थी, हर साल दशहरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में जिन हथियारों का पूजन होता है वो आखिर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये सवाल उठाया नागपुर के ही एक आरटीआई एक्टिविस्ट मोहनीश जबलपुरे ने। सुनिए। देखिए, आरएसएस को सिर्फ आरएसएस कहना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहना ठीक नहीं, उचित नहीं, क्योंकि ये असंवैधानिक है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। संविधान के अनुसार जो सबको रजिस्ट्रेशन करना होता है संस्थाओं को, ये रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो इसको असंवैधानिक संस्था आरएसएस के नाम से हम सबसे पहले बोलेंगे। अब बची बात इनके शस्त्र पूजा की, हम लोग हमेशा देश भर में देखते हैं दशहरे के दिन ये लोग बहुत हथियारों का जखीरा लेकर देश में अलग अलग स्थानों पे, कहेंगे कि हर शहर में ये लोग डिस्प्ले करते हैं शस्त्रों को, और डिस्प्ले करके गन दिखती है वहाँ पे, यानी अग्निशस्त्र हमको दिखते हैं, शस्त्र दिखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, नागपुर का हेडक्वार्टर है, मैं भी सेम पुलिस स्टेशन है, आरएसएस भी सेम पुलिस स्टेशन है, तो मैंने पुलिस स्टेशन कोतवाली में एक आरटीआई लगाया कि ये जो शस्त्र है क्या ये लाइसेंसी है तो किसके नाम से है, और जब इलेक्शन होते हैं तब ये इलेक्शनों में ये शस्त्रों को जमा कराया जाता है क्या, इलेक्शन के समय या दंगों के समय जब जिलाधिकारी कलेक्टर साहब होते हैं वो अपना एक सर्कुलर निकालते हैं कि आप शस्त्र को जमा करा दीजिए, तब ये शस्त्र जमा होते हैं क्या। तो मैंने इसके लिए आरटीआई लगाई, तो पुलिस स्टेशन से जवाब निरंक आया। निरंक का मतलब यह है कि वो जो जखीरा है शस्त्रों का, मैं तो पूरे देश की बात करूँगा, पर अभी हम आरएसएस मुख्यालय के पास में रहते हैं, आरएसएस मुख्यालय नागपुर का है, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि जब ये नागपुर का, जहाँ पे सरसंघ चालक जिसकी पूजा करते हैं, वो शस्त्र अगर इल्लीगल है तो इसका मतलब पूरे देश के शस्त्र इल्लीगल है। तो मैंने उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की कि आप ये इल्लीगल शस्त्र है, आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए। जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उस चीज़ को लेकर मैं अभी कोर्ट गया हूँ, और कोर्ट से भी नोटिस इशू हुआ है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर संघ हथियारों का पूजन क्यों करना चाहता है और इस तरह हथियारों का प्रदर्शन आखिर क्यों किया जाता है। हम इसका भी खुलासा करेंगे, लेकिन इससे पहले जान ले कि आखिर इसी दिन ये पूजन होता क्यों है। दरअसल इतिहास के अनुसार सम्राट अशोक महान ने युद्ध की विभीषिका को देखकर हमेशा के लिए हथियार को त्यागने का प्रण ले लिया था और शांति पर आधारित बुद्ध धम्म को अपना लिया था। वह दिन अशोक विजयादशमी कहलाता है और इसी को आधार मानकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उसी तिथि को नागपुर में धर्म परिवर्तन करके धम्म स्वीकार कर लिया था, यानी कि बुद्ध धम्म स्वीकार कर लिया था। अब वो सवाल कि इसी दिन आरएसएस नागपुर में हथियारों का प्रदर्शन और पूजन क्यों करता है, क्या ये कोई धार्मिक आयोजन है या इसका कुछ और मकसद है? नहीं, आरएसएस कोई फेस्टिवल नहीं मनाता। आरएसएस को हिंदू धर्म का फेस्टिवल नहीं मनाता है। आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है। दशहरा जो है 1925 को दशहरे के दिन उनका स्थापना दिवस है। वो अपना स्थापना दिवस शस्त्रों की पूजा कर मनाता है। अब वो शस्त्र दिखाकर किसे डराना चाहते हैं ये तो पूरा देश जानता है। इनको जो एक डर पैदा करना है, देश में एक डर का माहौल बनाना है, शस्त्रों की पूजा करते हैं। क्यों हिंदू धर्म के बाकी के फेस्टिवल नहीं है? दिवाली ये लोग इतने धूमधाम से नहीं मनाते, राखी नहीं मनाते, होली नहीं मनाते, ये लोग सिर्फ शस्त्र पूजा को टारगेट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि इनकी जो स्थापना हुई 1925 को दशहरे के दिन हुई, इसलिए ये लोग शस्त्र पूजा वाला सारी चीज़ें वो एक्ट करते हैं, वो एक देश में डर का माहौल बनाने के लिए। अपने आयोजनों और क्रियाकलापों के लिए आरएसएस पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है। देश का संविधान मानने और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर पहले भी ये संस्था सवालों के घेरे में रही है। देखिए, झंडे का ऐसा मामला था कि ये लोग वो तिरंगा 3 कलर है, अब शगुन है, हम ये सारी चीज़ों को नहीं मानते। ये एक बहुत बड़ी इन्होंने कंट्रोवर्सी रची थी। जब ये कंट्रोवर्सी में फेल हुए, और जब फेल होने के बाद में आरएसएस वालों ने सोचा कि भैया हम इसका क्यों ये करेंगे ना, यानी हम इसका क्यों सम्मान करेंगे, हम क्यों इसको लहराएंगे, हम क्यों इसको मानेंगे। ये उनका एक पर्सनल ये होगा। पर मैं ये जानता हूँ कि आरएसएस मुख्यालय हमारे भारत की ज़मीन पर है ना, तो वो भारत के सारे नियम कानून संविधान का उसको पालन करना होगा, और यही पालन के साथ साथ उसको हमारा 26 जनवरी 15 अगस्त को भी मनाना होगा। तो कुछ लोग आहत हुए इससे, और कुछ लोगों ने वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करने की कोशिश की। तो वहाँ के जो मैनेजर है उन्होंने कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट के बाद में वो तीनों लोगों को जेल हो गई। अब देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिन मैं इसलिए कहूँगा कि जब 3 लोगों को अरेस्ट हुई, साथ ही साथ तिरंगा झंडा को भी जमा कर दिया गया पुलिस स्टेशन में।
अब हम बोलेंगे कि ये जो राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, जो झूठी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, इनकी कंप्लेंट पर हमारा तिरंगा झंडा जमा हो गया, जमा होके वो पुलिस स्टेशन में जमा रहा। आरएसएस ने कभी दखल नहीं दिया। 2013 को जब वो केस खत्म हुआ, तीनों लोगों को बरी कर दिया गया। उसके बाद में जिला न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर में चौथे नंबर का ऐसा था, पहले नंबर पे था तो इनको बरी कर दिया गया है, बास था वो बिना मूल्य थे, उसको नष्ट कर दिया जाए। उसमें आखिरी का था कि तिरंगा झंडा या राष्ट्रीय ध्वज रहने के कारण इन्हें सम्मानपूर्वक जिलाधिकारी को दे दिया जाए। तो 2013 से जो आरएसएस जिन्होंने कंप्लेंट की थी, 2013 से 2022 तक वो तिरंगा झंडा पुलिस स्टेशन में जमा रहा। और मोदी जी वो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। मोदी जी वो तिरंगा, अभी 15 अगस्त के दिन उन्होंने बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया, तिरंगा 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 बोल के इन्होंने अपने ट्विटर वगैरह पे भी डाल दिए थे। लेकिन जब तिरंगे का सम्मान करने की बात आई थी तो इसको इन्होंने पुलिस स्टेशन में जमा रखा, और जमा रह के वो 7 साल तक एक्स्ट्रा रहा। मैंने उसके ऊपर फिर मैंने पिटीशन लगाई, वो तिरंगा अभी बाइज्जत पुलिस स्टेशन से जिलाधिकारी साहब को दे दिया गया है। कानूनी रजिस्ट्रेशन और जरूरी बैंक अकाउंट के बिना इस संस्था का कारोबार आखिर कैसे चलता है, किस फंड से इनके खर्चों की व्यवस्था होती है, और क्या इन्हें ऑडिट रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती? ऐसे कई सवाल हैं जो आम टैक्स पेयर नागरिक के मन में उठते रहते हैं। अब इन्हीं सवालों को आरटीआई एक्टिविस्ट मोहनीश जबलपुरे ने भी उठाया था। कोरोना काल में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के बताया था, इनका RSS ORG नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के बताया था कि हमने 1,10,04,46 लोगों को राशन किट दी। बाद में आया था कि जो पैकेट रहते खाने के पैकेट हमने 10,03,76 लोगों को दिए। यानी आपको पता है उन्होंने एक एक लोगों को जोड़ा, उसमें उन्होंने एक एक अंश दिखाया कि हमने एक एक व्यक्ति का हमने काउंटिंग किया है। आप मुझे बताइए, जब पहला लॉकडाउन लगा था, इन्होंने जो वो बताया 1 करोड़ 10 करोड़ लोगों को बांटा, इनके ट्विटर हैंडल पे आज भी है। तो जब हम उनका कैलकुलेशन लगाए तो वो 1000 करोड़ रुपए होता है। अब मैं पूछना चाहूँगा, साधारण सी बात है, जब पहले लॉकडाउन में कोई व्यक्ति अपने घर के बाहर नहीं निकल पाया तो इन्होंने 1000 करोड़ रुपये कहाँ से जमाए? तो इसका इनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनके पास में कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो इन्होंने ऑनलाइन तरीके से तो इन्होंने पैसा नहीं मंगाया, बात क्लियर हो गई। तो इन्होंने ये 1000 करोड़ रुपए कहाँ से जमाए? तो इसको लेके मैंने चैरिटी में कंप्लेंट डाला। कंप्लेंट डालने के बाद में जब चैरिटी से मुझे रिप्लाई आया कि यह संस्था नोंदणीकृत नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, जिसके बाद में मैंने इनकी कंप्लेंट ईडी में डाली, जो मेरी आज भी कंप्लेंट ईडी में चल रही है। और मैंने आईटी में भी डाली है कि ये कालाधन हो सकता है, ये बाहर से कोई फंडिंग आया है, वो भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्या है। और अगर वो गलत नहीं है, वो चोर नहीं है, तो फिर उन्होंने जब दूसरा लॉकडाउन लगा, जब दूसरे लॉकडाउन में सख्त ज़रूरत थी लोगों को कि ऑक्सीजन सिलेंडर की थी, खाने की थी, उस समय उन्होंने ट्विटर अपने अकाउंट पे कुछ भी नहीं डाला। एक बिस्किट का पैकेट देते हुए भी उन्होंने इसमें फ़ोटो नहीं डाली, क्योंकि इसके पहले ये सारी चीज़ों में मेरे प्रकरण में पेपरबाजी हो चुकी थी। तो उन्होंने दूसरे लॉकडाउन में एक बिस्किट का पैकेट बांटा, ये भी नहीं डाला। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चोर है, इससे साबित होता है। और इनका सेम ऐसे ही जो ये पथ संचलन करते हैं, पथ संचलन जब ये लोग करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि लाठियाँ लेकर निकल जाते हैं। लाठियाँ लेके जाने की जो परमिशन होती है पथ संचलन की होती है, पुलिस फोर्स को होती है, हमारे यहाँ की फोर्सेस को होती है। वो हम वो जो फोर्सेस होती है वो शांति सुव्यवस्था के लिए सारी चीज़ें करती है, मार्च पास करती है, ताकि अगर कोई गलत तरीके से अगर कोई प्लान कर रहा है या वहाँ पे शांतता भंग करने के काम कर रहा है तो उन लोगों को एक मैसेज जाए। पर बाद में हमको पता चला कि यार ये जो पथ संचलन करते हैं, ये जो लाठी लेके लोग जो घूमते हैं, मैंने उसके लिए मैंने आरटीआई लगाई कि इसकी पुलिस परमिशन की मुझको कॉपी दी जाए। ये लोग कभी पुलिस परमिशन वगैरह तो लेते हैं नहीं किसी चीज़ की, पर इन्होंने 2018 में पुलिस परमिशन ली थी, क्योंकि हमारे माजी राष्ट्रपति नागपुर आए हुए थे और इसलिए इन्होंने पुलिस परमिशन ली। वो मार्च पास किया लाठियाँ लेकर, 700 लोग लाठियाँ लेकर चले। अब मैं आपको उस पुलिस परमिशन की एक खास बात बताऊंगा। उसमें लिखा था कि लाठी काठी का उपयोग ना करें, उसका प्रदर्शन ना करें। इन्होंने शोल्डर पे रखा, ने प्रदर्शन किया, उपयोग किया। बाकी भी और भी नॉर्म्स थे, जैसे कि हाथी घोड़े वगैरह लेके ना घूमे, पर इन्होंने लाठियों का इसमें पूरा ये किया, प्रदर्शन किया। इन्होंने पुलिस परमिशन इन्होंने तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया। इनकी तो आदत ही कि हम संविधान को नहीं मानते, हम कानून को नहीं मानते, इनकी तो आदत ही है। ठीक है, उन्होंने अपना वहाँ पे रोल अदा कर दिया। उसके बाद में मैंने ये सारी चीज़ लेके फिर पुलिस स्टेशन में मैंने मोहन भागवत और संपूर्ण आरएसएस के ऊपर मैंने कंप्लेंट की। जब कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उसको लेके कोर्ट गया, जहाँ से नोटिस इशू हुआ था मोहन भागवत को। और
और इसी प्रकार इनकी जो और भी अवैध तरीके से जो इनके सारे काम चलते हैं उसके ऊपर मेरी कहीं ना कुछ कंप्लेंट होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहले तो एक इलीगल संस्था है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। चैरिटी में मेरी एप्लीकेशन लगी हुई है कि ये संस्था मुझे दे दी जाए करके। और अब हम इनकी सारी चीज़ों पे बात करेंगे तो इनकी जो शाखाएं लगती है नागपुर शहर में नहीं, पूरे जो देश में शाखाएं लगती है, मैंने आरटीआई से जवाब मांगा, पूरी की पूरी शाखाएं इलीगल है। अगर मुझको या कोई भी संस्था को अगर कहीं पे हम ग्राउंड पे अगर मीटिंग लेते, कोई फ्लैग लगा के, या हम लोग रोज़ अगर मीटिंग लेते, रोज़ नहीं एक बार भी अगर मीटिंग लेते हैं तो हमको पुलिस स्टेशन की परमिशन की सख्त ज़रूरत होती है। इनकी कहीं पे भी कोई भी पुलिस स्टेशन से इन्होंने कोई भी परमिशन नहीं ली है। ये मेरे पास में आरटीआई का रिप्लाई है। इनका जो हेडगियर और स्मारक समिति है जिसके ऊपर भी मेरी कंप्लेंट है, इनकी जो हेडगियर और स्मारक समिति है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास में नागपुर महानगर पालिका का। फिर भी यहाँ पे इनके वो तृतीय वर्ग शिविर, द्वितीय वर्ग शिविर लगते हैं, लोग रहते हैं बगैर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के। तो मोहनीश, क्या आप ये संस्था हथियाना चाहते हैं? नहीं, मैं हथियाना नहीं चाहता हूँ। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। मेरा हथियाने का, इनका नाम लेने का मेरा कोई ये नहीं है, यानी मेरा कोई इनका नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो जनता को बताना चाहूँगा, वो भी अब जनता को इसलिए बताना चाहूँगा, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, देश को बोलना चाहूँगा कि हम लोग हमारे बच्चे को जब हम लोग एजुकेशन फील्ड में डालते हैं तो हम लोग स्कूल को बहुत सोच समझ के डालते हैं कि स्कूल का टीचिंग स्टाफ कैसा है, बिल्डिंग कैसा है, बाथरूम की व्यवस्था कैसी है, वहाँ से बच्चा पढ़ेगा तो और कहाँ जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कैसे चूक जाते हैं कि एक असंवैधानिक संस्था में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, जिनके जो पूरे कृत्य होते हैं वो उनके पूरे कृत्य इलीगल होते हैं। इनके जो पूरे जो कृत्य होते हैं आप देख लीजिए, जैसे अवैध मार्च पास हो गया, इनका अवैध शस्त्र पूजन हो गया, इनके बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं, इनकी जो शाखाएं लगती है उसको पुलिस परमिशन नहीं, और सारी चीज़ों की मेरी पुलिस कंप्लेंट है और मैं कोर्ट में लेके सारी चीज़ें खड़ा हूँ। इवन इनकी फंडिंग के ऊपर मेरी ईडी में कंप्लेंट है। तो मैं आपके माध्यम से वो देश की जनता को, पेरेंट्स लोगों को, पालक लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को कहाँ डाल रहे हो जो इलीगल है। आप स्कूल सोच समझ के डालते हो, आप उनको खाना बहुत सोच समझ के खिलाते हो कि उनकी सेहत का ख्याल रखते हो, और आप ऐसे कैसे इस सारी चीज़ों में चूक जाते हो। तो मेरा ये भी चीज़ बताने का मेरा भी ये माध्यम है कि जो संविधान को नहीं मानता, जो संविधान को बिल्कुल नहीं मानता, उसके खिलाफ मुझे खड़े रहने का ये संविधान ने हक दिया और मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। दर्शकों, जहां देश की तमाम शासकीय, निजी, कोऑपरेटिव या एनजीओ को अपने आय व्यय, टैक्स, जीएसटी, कर्मचारियों आदि की रिपोर्ट सरकार को देनी ही पड़ती है, उसी देश में ये संस्था बिना किसी हिसाब किताब के बरसों से आखिर चल कैसे रही है। और सवाल ये भी है कि सिर्फ वर्तमान ही नहीं, पिछली तमाम सरकारों पर भी ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, उसके हिसाब मांगने के बजाय उसकी सुरक्षा सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा उसकी सुरक्षा करवाई जा रही है। आखिर कैसे? वैसे आपको बता दें कि इस देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा अब निजी एजेंसियों को दी जाएगी। अब तक देश के हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी सीआईएसएफ पर थी। दर्शकों, सवाल वाकई बनते हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट जो हमारे साथ मोहनीश जी ने ये तमाम सवाल उठाए, लेकिन बात अभी भी वहीं पर अड़ी हुई है कि आखिर तमाम राजकीय पार्टियां हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे प्रवक्ता हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, तमाम जातियों पर भी सवाल उठा लेते हैं, तमाम चीज़ों पर भी सवाल उठा लेते हैं, लेकिन ईडी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता। उनके ऊपर ये अभी बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस संस्था पर सवाल आखिर क्यों नहीं उठाया।